सो हेलो फ्रेंड्स एंड सभी का स्वागत है स्टडी प्रीचर्स पर। दोस्तों सबसे पहले तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो ई एडमिट कार्ड है वो आ चुका है एचपी पुलिस एग्ज़ाम का। ठीक है, एक सेकेंड। एडमिट कार्ड आपका वेबसाइट पे आ चुका है। ठीक है, जो एचपी पुलिस आपका कांस्टेबल का पेपर है उसका, ठीक है, 2025 का 15 जून को आपका जो है वो पेपर होना है, राइट। तो एडमिट कार्ड इसका आ चुका है, तो जाके आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, पता लगा सकते हो आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है। ठीक है। दोस्तों ये तो बात हुई एक अलग, लेकिन मेन मुद्दा क्या है हमारा आज का। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश के लेक्चर्स। ठीक है, इंग्लिश आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर जिसने भी देखा होगा उन्हें पता होगा, मैंने एक 24 डेज प्लान दिया है आप सभी के लिए। बहुत मेहनत से मैंने बनाया था वो डेज़ को अरेंज करके कि कौन कौन से डेज़ पे क्या सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, किस तरीके से इन 24 डेज़ को आप जो है वो बेसिक यूटिलाइज कर सकते हो। वो मैंने तब बनाया था जब ये अनाउंस हुई थी डेट, 15 जून वाली डेट जो थी, वो जब ये अनाउंस हुई थी तब मैंने बेसिकली ये जो था ये आप लोगों के लिए बनाई थी प्लानिंग, 24 डेज़ की प्लानिंग बनाई थी। तो एक बार पक्का देखना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एक बार पक्का देखना इस वीडियो के बाद। लेकिन आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश। ठीक है, मैंने कहा था उसमें कि मैं 2 सब्जेक्ट्स की आपसे प्रिपरेशन करवाऊंगा। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स की। एक तो जीएस में मतलब जो भी आपका एचपी जीके रहेगा या आपका इंडिया का जीके रहेगा उसकी प्रिपरेशन करवाऊंगा, एंड इंग्लिश की प्रिपरेशन करवाऊंगा आपसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे, और मज़ेदार लेक्चर डालूंगा इसमें। ठीक है, अगर आप ये लेक्चर्स देख लेते हो ना मेरी इंग्लिश वाली सीरीज के, ठीक है, तो इतना मैं आपको कह सकता हूँ, आप ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, और बिलीव कर सकते हो इस बात के लिए कि आप पेपर में मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्कोर करोगे। यही लास्ट के अगर कुछ दिन आप अच्छे से पढ़ लेते हो ये लेक्चर्स। लेकिन भाई वो डिपेंड आप पे भी करता है ना। अगर मैं मेहनत करके यहाँ पे 30 35 40 मिनट का एक लेक्चर बना रहा हूँ, अब आपको पता है कि हमारे पास टाइम इतना नहीं है कि मैं बोलूँ मैं 3 दिन लगा दूंगा किसको नाउन को कंप्लीट करवाने में, फिर अगले 3 दिन प्रोनाउन को कंप्लीट करवाने में, फिर एडजेक्टिव करवाऊंगा। नहीं, मैं आज के इसी लेक्चर में नाउन कंप्लीट करवा दूंगा। बहुत बड़ा ये लेक्चर है। ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन का भी बहुत बड़ा है, तो ये दोनों टाइम कंज्यूमिंग होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक एक लेक्चर में इनको मैं समअप कर दूं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई आपकी अटेंशन, राइट। आपकी अटेंशन, जितना आप ध्यान से लेक्चर देखोगे पूरा का पूरा, 35 40 मिनट देने में कुछ नहीं होगा। इफ़ यू आर सीरियस, रियली सीरियस अबाउट योर एग्जामिनेशन, देन 35 40 मिनट देके कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, तुम यहाँ पे कुछ पे कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर क्या दिक्कत है, फिर तो पढ़ ही सकते हो ना। ठीक है, अपना टाइम ही देना तुम्हें। कहीं पे बैठे हो लाइब्रेरी में तो रिवाइज कर सकते हो ये वीडियो ऑन करके आप। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई बात जितनी मैंने आपसे करनी थी कि आज से हम इंग्लिश का लेक्चर अपना स्टार्ट करने वाले हैं, और ये आज हमारा लेक्चर जो है वो बन होने वाला है। ठीक है, ओके, लेक्चर फर्स्ट होने वाला है हमारा, और वो किस चीज़ का होने वाला है, ये होने वाला है हमारा नाउन का। ठीक है, सारा समझाऊंगा, अभी लिख के समझाऊंगा। कोई पहले से पीपीटी प्रिपेयर नहीं करी है, इसलिए क्योंकि तुम्हें क्लास वाला फील आना चाहिए प्रॉपर, कि अभी मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने और साथ में एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि पहले अगर पीपीटी प्रिपेयर करी हो तो सिर्फ उसको समझाने में समझा रहा हूँ। उसमें होता है क्या है कि मुझे एड मिल जाएगी, क्योंकि मुझे मेरा टाइम कम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है मुझे। ठीक है, तो दूसरी बात, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है इसी चैनल पे। ठीक है दोस्तों, आप एच पी जी के भी वहाँ से पढ़ोगे। ठीक है, जियोग्राफी, इंडिया की जियोग्राफी, आप हिस्ट्री, पॉलिटी, जो भी पढ़ना चाहो वो वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, वहाँ पे अपलोड हुए हैं वीडियोस, मैं अपलोड कर ही रहा हूँ वीडियोस यहाँ पे। तो और साथ में जो मैं मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ ना आपके लिए, अभी तक 7 मॉक टेस्ट में लगा यहाँ पे दे चुका हूँ। किसी में 30 क्वेश्चंस होते हैं, किसी में 50 एमसीक्यूज होते हैं, किसी में अलग, तो वो पक्का आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये आपके पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, इनको मिस मत करना। इसमें मैं आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है वो आपसे यहाँ पे फ्रेम करता हूँ और आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इंट्रो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया, आई नो दैट, 4 मिनट्स कंज्यूम ऑलमोस्ट हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं नाउन को। ठीक है, और एक बात फिर से स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आपको यही बात बोलूँगा कि देखो यार, ध्यान से पढ़ना है इसको। बहुत अच्छा ऐसे आपको करवाऊंगा, अपने नोट्स में से करवाऊंगा, तो नोट्स भी यहाँ से बना सकते हो तुम लोग, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए, नाउन होता क्या है सबसे बड़ी बात। नाउन क्या होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? संज्ञा कहते हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, यानी कि नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, राइट।
कोई प्लेस हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, आपके इमोशंस हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सब की सब क्या आती हैं, ये सब नाउन में आती हैं, ठीक है। अब नाउन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो क्या तुम्हें टाइप्स पूछे जाएंगे पेपर में? तो माई आंसर इज नहीं, बिल्कुल नहीं, टाइप्स तो बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। तो पूछा क्या जाएगा? पूछा जाएगा वहाँ के उनके जो रूल्स होते हैं, जो ग्रामर होता है, वो पूछा जाएगा पेपर में। ये बाकी कुछ नहीं आएगा टाइप्स। लेकिन हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, टू अंडरस्टैंड दिस ऑल, हमें एक बार जानना तो पड़ेगा ना कि आखिरकार होते हैं क्या। अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछ लूँ कि भाई व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बताओ, तो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे ना। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा उस चीज़ को, ठीक है। तो पहले एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं, कितने टाइप्स की नाउन होती है, और फिर स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हम रूल से, और साथ में इनको सॉल्व भी करते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम टाइप की बात करें इंपॉर्टेंट, जैसे तो आपके पास बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, नाम में क्या लिखा है देखो, प्रॉपर, प्रॉपर क्या होता है, यानी कि हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक, कोई प्रॉपर है, ठीक है, इंडिकेट कर रहे हैं किसी को, भाई ये चीज़ ये है, कोई प्रॉपर है, कोई पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन हमेशा क्या याद रखोगे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये हमेशा अनकाउंटेबल होती है, ऑलवेज अनकाउंटेबल। अब आपको पता है जो नाउन्स होते हैं वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी होती हैं, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होती है? अनकाउंटेबल। तो याद रखोगे प्रॉपर नाउन विल ऑलवेज बी अनकाउंटेबल, ये हमेशा अनकाउंटेबल होती है, इसे तुम गिन नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया दिल्ली, मैंने लिख दिया इंडिया, क्या मैं तुम्हें बोलूँगा कि भाई दिल्ली को गिन के बताओ? तुम दिल्ली को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इंडिया को काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते हो भाई, ठीक है। जब काउंट नहीं कर सकते तो ये काउंटलेस चीज़ें हैं, ठीक है, तो इनको अनकाउंटेबल नाउन में आता है कौन? प्रॉपर नाउन, राइट। फिर बात करते हैं हम जैसे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन में क्या है? किसी साधारण चीज़ को क्या कहते हैं? कॉमन कहते हैं ना, जो ज़्यादा स्पेसिफिक ना हो, स्पेसिफिक ना हो, ठीक है, यानी कि नॉट स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक, तो उसे कॉमन कहते हैं। अब कॉमन चीज़ों में क्या आती हैं? हमारी डेली लाइफ चीज़ें, ठीक है, डेली लाइफ चीज़ें, कॉमन यूजेबल थिंग्स जो हमारी आती हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि मैंने बोल दिया यहाँ पे गर्ल्स, मैंने बोल दिया बॉयज़, मैंने बोल दिया एरोप्लेन, ठीक है, मैंने बोल दिया टीवी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है तुम्हारी? कॉमन चीज़ें हैं। अब कॉमन चीज़ें हैं तो भाई इतना पता चल सकता है कि हम इनको गिन सकते हैं, तो आप बोलोगे यस सर वी कैन काउंट देम। अगर गिन सकते हैं तो ये हमेशा क्या रहेंगी? काउंटेबल रहेंगी। क्या रहेंगी? काउंटेबल। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान में रखनी है? प्रॉपर नाउन हमेशा अनकाउंटेबल एंड कॉमन नाउन हमेशा क्या रहती है? काउंटेबल फॉर्म में रहती है। क्या रहती है? हमेशा काउंटेबल फॉर्म में रहती है, ठीक है। चलिए अगले कुछ इंपॉर्टेंट इसके टाइप्स देखते हैं, और बाद में मैं आपसे कुछ करवाऊंगा भी यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलिए कलेक्टिव नाउन, एक सेकंड, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्शन, चीज़ों को इकट्ठा करना। कलेक्टिव यानी कि जब मैं बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके इनको एक सिंगल वे में बोल रहा हूँ, सिंगल वर्ड में उनको मैं एंड अप कर रहा हूँ जोड़ के, तो उसको क्या बोल दूंगा? कि मैंने चीज़ों को कलेक्ट कर दिया, तो उसको मैंने क्या बोल दिया? कलेक्टिव नाउन कह दिया। क्या मैंने बोल दिया? कलेक्टिव नाउन कह दिया, ठीक है। तो मैं क्या इसको कैसे, अगर डेफिनेशन मुझे थोड़ा सा दिमाग में रखनी हो तो कैसे बोलूँगा? ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, ठीक है। ग्रुप या कलेक्शन किनकी? सिमिलर इंडिविजुअल्स की, जो इंडिविजुअल्स एक जैसे हैं, उनको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया क्लास। अब क्लास क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। क्लास किससे बनती है? स्टूडेंट्स से। तो जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, उसको मैं क्या बोलूंगा?
क्लास बोलूंगा। तो मैंने ये ना बोल के अलग अलग ना बोल के उनको एक वर्ड दे दिया, एक नाउन से उनको डिस्क्राइब कर दिया और मैंने उसको बोल दिया क्लास। अब समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, और जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मोव, मोव क्या होता है? ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। सिंपल सी बात है, ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। अब जब ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल को हम क्या कहते हैं? मूव। तो मैंने ये नहीं ना बोला कि कितने बंदे एंग्री थे, ये बंदा एंग्री था, रमेश, सुरेश, मुकेश एंग्री थे, नहीं, मैंने बोला मोब। एक कॉमन नाउन को बोल दिया, कलेक्टिव नाउन से इनको डिस्क्राइब कर दिया। तो उस वर्ड को क्या बोल दिया मैंने? मोब, यानी कि ये कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है। क्राउड, क्राउड क्या होती है? भीड़, लोगों का ग्रुप ऑफ पीपल। क्राउड, अब देखो डिफरेंस होता है। मोब क्या होती है? जब भड़के हुए लोगों का ग्रुप होता है उसको मोब कहते हैं। क्राउड जो शांत, कोई भी भीड़ है, किसी मेले में भीड़ हो सकती है, किसी रैली में भीड़ हो सकती है, वो क्राउड है। लेकिन जब वो गुस्सा हो गए तो उसको हम मोब बोल देते हैं। तो देयर इज डिफरेंस, राइट। और बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको जैसे बता सकता हूं कि टीम, टीम किससे बनती है? प्लेयर्स से बनती है। ठीक है। फ्लॉक, ग्रुप ऑफ क्या? शीप। ठीक है। भेड़ें। प्राइड, शेरों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राइड कहते हैं। ठीक है। फ्लाइट या फ्लॉक भी कहते हैं। वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है। ओके। एंड जैसे शोल, ठीक है, या हॉल भी कहते हैं इसको, फिश जो होती हैं। ठीक है। एंड और भी बहुत सारे यार, जैसे कि क्रू। ठीक है। सेलर जो होते हैं, समुद्र में जो चलते हैं सेलर्स, उनके ग्रुप को क्रू कहते हैं। ठीक है। फ्लीट, शिप, जो जहाज होते हैं उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लीट कहते हैं। ठीक है। समझ आ रही बात? तो ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। तो ये होमवर्क रहेगा तुम्हारे लिए। अगर सीरियसली पेपर क्वालिफाई करना चाहते हो तो नेट से निकाल लेना कम से कम 50 वर्ड्स, ज़्यादा नहीं, 50 वर्ड्स कलेक्टिव नाउन के, ये याद करने। किसी बुक ले लेना, अपनी बुक्स ऑब्वियसली खरीदी होंगी। ठीक है। तो ये पेपरों में डायरेक्टली पूछे जाती हैं। ठीक है। इतना समझ आया? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं फास्ट ही करवाऊंगा क्योंकि देखो बेसिकली मैं आपको इतना स्लो नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि मुझे पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ से इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अब हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया, कलेक्टिव नाउन यहाँ से हमने पढ़ लिया अभी। ठीक है। तो जैसे कुछ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ द क्लास इज लिसनिंग टू द लेक्चर। मैंने लिख दिया द क्लास इज लिसनिंग टू द लेक्चर। अब यहाँ पे आपने देखना है इसमें कोई गलती है या सही लिखा हुआ है या मैंने गलत लिखा हुआ है। दो चीज़ें ध्यान रखनी है बड़ी ध्यान से, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना। कलेक्टिव नाउन में हमेशा दो केसेस बनते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले जरा यहां ध्यान देना। पहला केस, जब सिंगल यूनिट की तरह काम हो रहा हो। ठीक है। सिंगल यूनिट की तरह काम हो, सिंगल यूनिट की तरह काम हो। दूसरा केस, जब इंडिविजुअली काम हो, जब इंडिविजुअली काम हो, यानी कि या तो काम को सिंगल यूनिट की तरह किया जा रहा हो यानी कि एक साथ मिलके, या काम को अलग अलग किया जा रहा हो इंडिविजुअली। वहां पे यानी कि क्या आ जाए? सेपरेशन आ जाए। ठीक है। एक कोई डिफरेंस आ जाए उनमें। ठीक है। ये दो केसेस आपके बनते हैं। अब ये दो केसेस क्या हैं? बड़े ध्यान से। सिंगल यूनिट की तरह क्या? जैसे यहां इस एग्जांपल को देखो। ठीक है। ओके। अब जैसे एक यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा ये वाला, ध्यान से सुनो, द क्लास इज लिसनिंग टू द लेक्चर। एक यहां पे ये लिख देता हूं, द क्लास आर मेकिंग देयर नोट्स। देखो जरा, अब दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस तुम्हें क्या दिख रहा है? यहां पे एक में मैंने क्या लगा दिया, अब यहां पे भी क्लास की बात हो रही है यानी कलेक्टिव नाउन की, यहां पे भी क्लास की बात हो रही है यानी कि कलेक्टिव नाउन की, लेकिन यहां मैंने इज का यूज करा है, यहां मैंने आर का यूज करा है, यहां पे मैंने देयर का भी साथ में यूज करा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। तो क्या डिफरेंस है? ऐसा क्यों हुआ? यहां पे इज लगा, यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ, यहां पे प्लूरल वर्ब यूज हुआ, ऐसा क्यों? ये उसके लिए आपको ये जानने पड़ेंगे दो रूल। एक सिंगल यूनिट की तरह जब काम कर रहा हो नाउन, जब इंडिविजुअली काम कर रहा हो। तो जो पहला एग्जाम्पल है, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका,
वो आपका ये वाला है, सिंगल यूनिट की तरह वाला। अब यहाँ पे क्लास क्या कर रही है, अब मैंने ये ना बोल के अब क्लास क्या कर रही है, वो मैं लेक्चर जैसे अभी आपको दे रहा हूँ, आप सभी इकट्ठा होकर उसको सुन रहे हो, तो आप उसको बड़ा क्लियरली आप एज अ सिंगल यूनिट काम कर रहे हो, क्योंकि सभी सुन रहे हो ना, मेरी तरफ देख रहे हो या लेक्चर को बड़ा ध्यान से सुन रहे हो, तो आप सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन दूसरा जो एग्जाम्पल है, द क्लास आर मेकिंग देयर नोट्स, अब यहाँ पे भी देखो कलेक्टिव ना होने क्लास ही, लेकिन अब नोट्स जब बनाएंगे तो वो इंडिविजुअली बनाएंगे ना, यानी कि अपने अपने नोट्स बनाएंगे, अपने अपने नोट्स बनाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि वो सभी मिलके एक पेज पे लिख रहे हैं, नहीं, वो अपनी अपनी कॉपी पे नोट्स बनाएंगे। इट मीन्स नाउ दे आर वर्किंग इंडिविजुअली। तो जब इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तब आपका जो वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन, ठीक है। जब वो इंडिविजुअली काम कर रही हैं कलेक्टिव नाउन, तो बेसिकली जब वर्ब लगेगा वो आपका प्लूरल हो जाएगा। अब सिंगुलर वर्ब नहीं चलेगा। सिंगुलर वर्ब कहाँ चलेगा, जब वो सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा इन दो एग्जाम्पल से। तो ये कलेक्टिव नाउन के केसेस में जरा इनका ध्यान रखना। यहाँ पे पेपरों में जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत बार कंफ्यूज करता है वो आपको। वो लिख देगा क्लास, आप बोलोगे नहीं द क्लास इज मेकिंग देयर नोट्स, क्यों, क्योंकि भैया इसके साथ क्या करेंगे, हम एक सिंगुलर ही यूज करेंगे, ठीक है। सिंगुलर मतलब वर्ब यूज करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दो इसके साथ यूज होते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको और एग्जांपल्स यहाँ पे लिख देता हूं जरा, कि द टीम इज प्लेइंग विद इट्स यूनिटी। एक ये आ गया। दूसरा, the team are changing their uniform. Now see, what is the difference? Can you identify the difference? इसमें क्या difference है? वही बात, ये वाला आपका कौन सा है, फर्स्ट केस, ये वाला कौन सा था, वो सेकंड केस जो मैंने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में आपको करवाया। अब यहाँ पे टीम क्या है, वो मैदान पे खेल रहे हैं, तो वो एक साथ खेलेंगे ना, वो सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। लेकिन अब जब वो चेंज कर रहे हैं अपना यूनिफॉर्म, तो अपना अपना करेंगे ना, अलग अलग, ठीक है। तो द टीम आर चेंजिंग देयर यूनिफॉर्म, ये डिफरेंस जो है वो आपको ध्यान में रखना, और यहीं पे पेपरों में जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं यहाँ पे कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट आप लोगों के लिए, कलेक्टिव नाउन्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स ऑलवेज टेक्स सिंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑलवेज टेक्स सिंगुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स सिंगुलर वर्ब, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जब भी हम नॉन लिविंग चीजों की बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन्स और उनके कलेक्टिव नाउन्स की, नॉन लिविंग चीजों की, तो वो हमेशा सिंगुलर स्ट्रक्चर रहेगा उनका और सिंगुलर वर्ब रहेगा। ये बड़ा आपको ध्यान में रखनी है ये चीज, सिंगुलर स्ट्रक्चर एंड सिंगुलर वर्ब रहेगा इसका। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, समझ आएगा आपको। जैसे पोइट्री क्या है, ग्रुप ऑफ पोइम्स को क्या बोल दिया मैंने, पोइट्री। तो पोइट्री क्या आ गया, नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग है, तो पोइट्री के साथ हमेशा क्या आएगा, इसका स्ट्रक्चर भी क्या रहेगा, सिंगुलर, और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या रहेगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है इसमें, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, द पोइट्री ऑफ शेक्सपियर इज रियली नाइस, अगर मैं कुछ भी बना दिया, मैंने लिख दिया ये सेंटेंस, तो यहाँ द पोइट्री ऑफ शेक्सपियर इज, मैंने बोला क्या, सिंगुलर आएगा तुम्हारे पास यहाँ पे, वर्ब इज रियली नाइस, ठीक है, सिंगुलर इज रियली नाइस, ठीक है। अब इतना तो आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा कहने का मतलब ये है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर, यहां से पेपर में बड़ी बार आपको क्वेश्चन आता है, फर्नीचर, ठीक है।
जैसे मैं यहाँ पे कोई रूम है मेरे पास, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास रूम है, उसमें कितने टेबल्स रखे हुए हैं बैठने के लिए, कितनी चेयर्स हैं, कितने लेक्चर स्टैंड है, वो सब के सब किस में आएंगे, फर्नीचर। तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि फर्नीचर्स आर ब्यूटीफुल, नहीं, सिंपली फर्नीचर इज ब्यूटीफुल, द फर्नीचर ऑफ दिस रूम इज ब्यूटीफुल, ऐसे मैंने बोल दी, फॉर एग्जाम्पल बोल दिया, तो मैंने इज लगाना है यहाँ पे, ठीक है। फर्नीचर्स नहीं होता कभी भी, इसके साथ एस एस नहीं आता, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आता है, ठीक है। फर्नीचर्स नहीं बोलते, फर्नीचर कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे क्रोकरी, ठीक है, कटलरी। क्रोकरी क्या होता है, जो हमारे पास जो बर्तन होते हैं, कटलरी, फॉक्स वगैरह, आपके स्पून वगैरह, वो सब चीज़ें आती हैं। मशीनरी, ठीक है। मशीनरी अपने आप में ही प्लूरल वर्ड्स है। मशीनरी का मतलब क्या हुआ कि इसको अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो कलेक्शन ऑफ रनिंग पार्ट्स, कलेक्शन ऑफ रनिंग पार्ट्स को क्या बोलते हैं, मशीनरी बोलते हैं। तो अपने आप में ही क्या है, ये प्लूरल है अपने आप में, तो उसको मशीनरीज नहीं बोलते, मशीनरी कहते हैं, ठीक है। एपरेटस, अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो तुमने क्लासेस में अपने +1 +2 में वो एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे, जब टूल्स को हम अरेंज करते थे कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसको एपरेटस कहते हैं उस कलेक्शन को, ठीक है। लगेज, बैगेज, ये सब के सब लगेजेस नहीं कहते, बैगेजेस नहीं कहते, ठीक है। लगेज सामान जो होता है उसको, ये हमेशा अपने आप में ही क्या होता है, प्लूरल। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सीनरी, ऐसा नहीं था कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, नहीं, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। ये पेपर में बड़ी बार एग्जाम्पल आता है सीनरी वाला, तो ध्यान रखना है, सीनरी के साथ हमेशा इज लगाना है, आर नहीं लगाना बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन्स ऑफ मल्टीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है। नॉन्स ऑफ मल्टीट्यूड, अब ये मल्टीट्यूड के घबराना नहीं है इस वर्ड से, बड़ा ही इजी वे में समझाऊंगा। नॉन्स ऑफ मल्टीट्यूड्स क्या होती हैं, ठीक है। मल्टीट्यूड का मतलब हो गया जब हम लार्ज नंबर की बात करते हैं, मासेस की बात करते हैं, ठीक है। प्लेंटी की किसी चीज़ की बात करते हैं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो उसको बेसिकली हम नॉन्स ऑफ मल्टीट्यूड बोल देते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, इसके साथ हमेशा दो चीज़ें याद रखनी है। क्या? पहली बात, इसका स्ट्रक्चर हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा? स्ट्रक्चर हमेशा सिंगुलर रहेगा। और वर्ब जो आएगी इसके साथ वो आएगी प्लूरल। क्या आएगी? प्लूरल। अब कैसे समझना है इस बात को? आप बोलोगे स्ट्रक्चर सिंगुलर, वर्ब प्लूरल, ऐसा क्यों? तो यही तो बेसिकली हमने समझना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, जैसे पीपल, कैटल, पोल्ट्री, ठीक है, जेंट्री। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंट्री? जेंट्री क्या होता है? बेसिकली आप कह सकते हो कि हाई क्लास, जो हाई क्लास सोसाइटी, हाई क्लास पीपल, वेल एजुकेटेड, उनको जेंट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? वी कॉल देम जेंट्री, ठीक है। अब यहां पे तुम देख रहे हो पीपल, अब मैं यहां पे अगर लिखूं द पीपल ऑफ इंडिया, अब यहां पे इज आएगा, आर आएगा, ये आपको ध्यान में करना है, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया, आर आता है हमेशा। क्या आता है? आर आता है हमेशा, ठीक है। क्यों? पीपल यहां पे देखो इसके साथ एस और एस नहीं लगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सिंगुलर स्ट्रक्चर आ गया इसका। लेकिन इसके साथ वर्ब क्या लगेगी? प्लूरल लग रही है यहां पे, ठीक है। कैटल, जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग ऑन द फील्ड। अब यहां पे मैंने क्या लगाया? आर लगाया यहां पे। और यहां पे ये नहीं बोलना द कैटल्स आर, नहीं, कैटल अपने आप में ही क्या है, ये बेसिकली प्लूरल है, लेकिन ये एज अ सिंगुलर स्ट्रक्चर यूज होता है, एस और एस इसके साथ नहीं आता, तो कैटल्स नहीं होता। ये पेपरों में आपको एरर आइडेंटिफाई यहाँ से करने होते हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप ये लेक्चर ध्यान से सुनोगे, पढ़ोगे, तो ऐसा नहीं आता कि द कैटल्स इज या कैटल्स आर, नहीं, द कैटल आर, ठीक है, या द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, नहीं, गलत, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो क्या याद रखना, जो नॉन्स ऑफ मल्टीट्यूड होंगे उनका स्ट्रक्चर हमेशा सिंगुलर, एस ई एस नहीं लगाना, वो गलती आइडेंटिफाई करनी है पेपर में। और आगे वर्ब क्या लगा है? वर्ब हमेशा प्लूरल चेक करना आपने, ठीक है, सिंगुलर इसके साथ नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपकी नॉन्स ऑफ मल्टीट्यूड के बारे में। ओके, चलिए
अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन कौन सी आती हैं? बेसिकली जो आपके इंटेंजिबल चीजें होती हैं, इंटेंजिबल चीजें। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिन चीजों को हम टच नहीं कर सकते, जिन चीजों को हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, उनको हम इंटेंजिबल कर सकते हैं, लेकिन हम उनको फील कर सकते हैं। ठीक है, हम उनको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। उन्हें हम टच नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें फील कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें हमारे आसपास हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन में आती हैं। तो इतना समझ आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फीलिंग्स, ओके, फीलिंग्स, लव, इमोशन, इमोशन एंड सैडनेस, कुछ भी, मतलब किसी प्रकार के आपके इमोशंस, ठीक है, हैप्पीनेस। अभी मैं आपसे पूछूंगा आप खुशी को देख सकते हो? नहीं भाई, खुशी हाँ लड़की कोई होगी उसको देख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप वैसे खुशी को क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो। ठीक है, वो दिख नहीं सकती आपको, उसको कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो ऐसी चीजों को हम किस में आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नॉन में आती हैं। ठीक है, मुद्दे की बात क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नॉन हमेशा क्या होती है? ये अनकाउंटेबल होती हैं। क्या होती हैं? अनकाउंटेबल होती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन हमेशा कैसी रहेंगी? हमेशा अनकाउंटेबल रहेंगी अपने स्ट्रक्चर में। ठीक है, इनको काउंटेबल कभी मत रखना। तुम गिन सकते हो क्या? हैप्पीनेस को, सैडनेस को गिन सकते हो, इमोशन को गिन सकते हो, फीलिंग्स को गिन सकते हो, लव को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। ठीक है, तो अनकाउंटेबल के साथ हमेशा आपका, और वर्ब कैसा रहेगा फिर? अगर अनकाउंटेबल है ये, तो वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। ठीक है, वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर वर्ब रहेगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब रहेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल एंड वर्ब जो रहेगा वो आपका कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। ठीक है, समझ आई बात ये। फिर आता है मटीरियल नाउन। ठीक है, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन की बात करें, नाम से क्लियर है, मटीरियल मतलब जो मटीरियल होता है। ठीक है, जिससे कि हम कोई चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप बोल दूं यहाँ पे ब्रिक्स, ब्रिक, सैंड, ठीक है, रेत, बजरी, पत्थर, वो सब के सब किस में आते हैं? ठीक है, वो मटेरियल नाउन में आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इसको भी तुम गिन नहीं सकते हो। तुम गिन सकते हो क्या कि कितना रेत है? नहीं, कितनी बजरी है, कितने पत्थर है, नहीं गिन सकते। तो ये अनकाउंटेबल में आते हैं। ठीक है, ओके। अब इनका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट, अब वर्ब इनके साथ कैसी रहेगी? ऑलमोस्ट सिंगुलर रहेगी। कैसी रहेगी? सिंगुलर वर्ब का ही ऑलमोस्ट इसके साथ यूज होता है। लेकिन कुछ केसेस में आपको केसेस देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसके साथ मैं सिंगुलर यूज करूंगा या प्लूरल यूज करूंगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में सिंगुलर ही यूज करते हैं। तो मटीरियल नाउन हमें समझ आ गया। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल इसके, अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल इसके हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पे लिखूं, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक या ब्रिक्स। बताओ जरा, दोनों में क्या सही होने वाला है? ठीक है, अगर मैं लिखूं यहां पे, द वॉल इज मेड ऑफ 100 पीसीज ऑफ ब्रिक या ब्रिक्स। एक और केस देख लेते हैं। देयर आर मैनी ब्रिक या ब्रिक्स lying on the floor, lying on the floor। चलो, अभी हमारे पास कितने आ गए? हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। इन 3 एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो जरा, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक या ब्रिक्स। ठीक है, मैंने क्या बोला? ये हमेशा क्या होती हैं? अनकाउंटेबल होती हैं। और स्ट्रक्चर इनके साथ वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर रहेगी। ठीक है, अनकाउंटेबल नहीं कि तुम गिन नहीं सकते।
तो द हाउस इज मेड ऑफ, तो तुम ब्रिक्स बोलोगे नहीं, तो डायरेक्टली क्या बोलोगे, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक। मकान जो है वो ईंट से बना है, मकान जो है वो पत्थर से बना है। ऐसे नहीं बोलते मकान ईंटों से बना है, मकान पत्थरों से बना है, नहीं। आप वो एक चीज़ बता रही हो कि किस चीज़ से बना, तो वो ईंट से बना है ना, चाहे वो एक ईंट है, 1000 ईंट है, लाख ईंट लगी है, लगी तो ईंट ही है ना। तो दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, ठीक है। फिर द वॉल इज मेड ऑफ 100 पीसेज ऑफ ब्रिक आएगा, ब्रिक्स आएगा। मैंने एग्जाम्पल इसलिए थोड़े अलग अलग रखे हैं ताकि पेपरों में जो कन्फ्यूजन होता है ऐसे एग्जाम्पल से होता है। अब इसमें क्या आएगा, द वॉल इज मेड ऑफ 100 पीसेज ऑफ ब्रिक आएगा, ब्रिक्स आएगा। ध्यान से देखना इस बात को, ठीक है। तो अगर पॉज करके सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं यहाँ पे सॉल्व करवा ही रहा हूँ वैसे तो। इस केस में भी क्या रहेगा, ब्रिक रहेगा, ब्रिक्स नहीं आएगा। द वॉल इज मेड ऑफ 100 पीसेज ऑफ ब्रिक। अब भाई उसने क्या कर दिया, उसने एस कहाँ लगा दिया, ठीक है, उसने एस यहां लगा दिया, जरा ध्यान से देखना। पीसेस, नॉट 100 पीस, 100 पीसेज ऑफ ब्रिक, यानी कि ईंट से ही बना, लेकिन ईंट की कितने पीसेज हैं, 100 ईंट लगी है, तो उसने बोल दिया कि 100 पीसेज ऑफ ब्रिक। तो ब्रिक के साथ एस नहीं लगेगा, कितने पीसेज है ना, तो उसने उस नंबर के आगे एस लगा दिया। 100 पीसेज, 1000 पीसेज, 1,00,000 पीसेज, ठीक है। आगे सिर्फ ब्रिक ही आएगा, एस नहीं लगेगा इसके साथ, ठीक है, ओके। फिर देयर आर मैनी ब्रिक्स लाइंग ऑन द फ्लोर। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसने क्या यूज करा वर्ड, मैनी, बहुत सारी। देयर आर मैनी, अब इसने मेंशन नहीं करा है, देयर आर मैनी ब्रिक लाइंग ऑन द फ्लोर या देयर आर मैनी ब्रिक्स लाइंग ऑन द फ्लोर। देखो इसमें कंफ्यूजन होता है हमेशा, तो ऐसे केस में हमेशा क्या आता है, ब्रिक्स आएगा आपका, तो ब्रिक्स सही होगा। बहुत सारी, ठीक है, मैनी ब्रिक्स लाइंग ऑन द फ्लोर,